The outcome of democracy, lecture 2. In this lecture, we will talk about another aspect of democracy. So, what are these other aspects? So, first we have economic growth and development. कल आपने देखा था डेमोक्रेसी के मेरिट या डीमेरिट में आपने सिर्फ एक ही डीमेरिट फाइंड आउट की थी कि जब बात आती है इकोनॉमी को ग्रो करने की तो डेमोक्रेसी जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रह पाती। इसके साथ कुछ और बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर डेमोक्रेसी की इफेक्टिवनेस इतनी अच्छी नहीं है। Data from the 50 years between 1950 to 2000 suggest that dictatorship have slightly higher economic growth. अब आप ये जो डाटा आप देखेंगे 1950 से 2000 तक का ये डाटा आपके सामने है। इसमें आपको ये बता रहा है कि ओल्ड डेमोक्रेटिक रिजाइम जो है वहाँ पे ग्रोथ रेट रहा है 3.95%। और डिक्टेटर यानी जहाँ पर मन मर्जी का रूल होता है, पावरफुल इंसान जो होता है वो सत्ता में वो पावर में आता है, कोई वोटिंग सिस्टम नहीं होता, तो वहाँ पे जो ग्रोथ रेट रही वो रही 4.42। तो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस है वो 0.5 का है। तो आधे % का जो डिफरेंस है डिक्टेटर में और डेमोक्रेसी में, ये कह रहा है कि भाई डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हुई है कंपेयर टू द डेमोक्रेसी। इसके बाद बात करते हैं पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप, और ऐसे देश जो गरीब है और जहां पर डिक्टेटरशिप है तो वहां पे ग्रोथ रेट कितनी हुई है 4.3, और ऐसे गरीब देश जहां पे डेमोक्रेसी है वहां पे ग्रोथ रेट रही है 4.2। तो यहाँ पे भी 0.1 का फर्क आ रहा है। तो ये डाटा दिखाता है कि भाई 1950 से 2000 तक का डिक्टेटरशिप का जो रोल है, डिक्टेटरशिप का जो ग्रोथ रेट है वो डेमोक्रेसी के मुकाबले कुछ % अच्छा रहा है। इसके बाद फैक्टर ऑल्सो डिसाइड द ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लाइक पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री एटसेट्रा। लेकिन अब बात करते हैं फैक्ट की। रियल फैक्ट क्या कहता है कि भाई डिक्टेटरशिप होने से या पॉपुलेशन या फिर डेमोक्रेसी के होने से ग्रोथ रेट पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्रोथ रेट के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो काम करते हैं। वो फैक्टर्स क्या क्या है? सबसे पहला है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज हम कहते हैं कि अगर किसी देश की जनसंख्या ही ज़्यादा है, जैसे भारत में 130 करोड़ लोग हैं, तो ऐसे देश में आप इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं सोच सकते, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे बड़ी समस्या होती है किसी भी देश के लिए। दूसरा, ग्लोबल सिचुएशन। ग्लोबल सिचुएशन का मतलब कि पूरे वर्ल्ड में उसकी रेपुटेशन क्या है, उसकी सिचुएशन कैसी है। तो वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि कोई देश कितना ग्रो करेगा। अगर वो देश ऐसी जगह पर है जहाँ सभी के साथ वेल कनेक्टेड है तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, और वो देश अगर कहीं पिछड़ा हुआ है, कहीं साइड में है, उसकी ग्लोबल सिचुएशन इतनी नहीं है कि जिसका पूरे वर्ल्ड के साथ अच्छा व्यापार हो, अच्छी ट्रेडिंग हो, तो वहाँ पे ग्रोथ रेट कम होगी। कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों का साथ। अब कुछ देश ऐसे हैं जो आप देखोगे टेररिज्म जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जैसे इराक है, ठीक है, तो ऐसे देशों में आप इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं सोच सकते। सीरिया है, पाकिस्तान है, ऐसे देशों को कौन साथ देगा? अगर इकोनॉमी की बात आएगी तो ऐसे देशों में लोग पैसा लगाने से डरेंगे, क्योंकि जहाँ पर पूरी तरह से टेररिज्म छाया हुआ है वहाँ पे आप किसी कंट्री से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात भी करेगा। और साथ ही कौन ऐसे देशों का साथ देगा? अब भारत की बात है तो भारत के साथ रशिया भी खड़ा है, अमेरिका भी खड़ा है, या फिर फ्रांस भी खड़ा है। तो ऐसे पावरफुल देशों का साथ भारत को मिलेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी अच्छी होगी। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान है तो उसके साथ कौन खड़ा है? उसके साथ चाइना भी जाने से डरता है। तो ऐसे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ आप सोच सकते हो कैसी होगी। तो ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको किन देशों का साथ मिलता है, कितना मिलता है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री, आपकी प्रायोरिटी क्या है? इकोनॉमिक प्रायोरिटी में दो बात होती है, या तो आप इकोनॉमी को मार्केट पे झोंक देते हो कि मार्केट में जिस चीज़ की सप्लाई अच्छी होगी, जिस चीज़ की डिमांड अच्छी होगी वो चीज़ ज़्यादा महंगी होगी, जिस चीज़ की सप्लाई कम होगी डिमांड ज़्यादा होगी तो वो उसके हिसाब से उसका प्राइस तय होगा।
और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जहाँ पर लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, तो वहाँ पर आप इकोनॉमी को मार्केट पे नहीं छोड़ सकते। वहाँ पे सरकार को कुछ ज़रूरत की चीज़ें अपने हाथ में रखनी पड़ती है। जैसे भारत में है बिजली, पानी या फिर रेलवे, ये सरकारी है। बैंकिंग, स्कूल, हॉस्पिटल, तो इसमें सरकार का भी रोल है। अगर सरकार नहीं होगी, अमेरिका जैसा सिस्टम हो जाएगा सब कुछ प्राइवेट, तो फिर गरीबों के लिए इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस वजह से इकोनॉमिक प्रायोरिटी यहाँ पे काम करती है। अब इकोनॉमी अगर मार्केट बेस्ड है तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। अमेरिका आप देख सकते हो, क्यों वहाँ पे फेसबुक खुला हुआ है, क्यों माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पे शुरू हुआ, क्यों वहाँ पे एप्पल शुरू हुआ, क्यों वहाँ पे उबर शुरू किया गया, या फिर जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं क्यों अमेरिका से निकली हैं वो, चाहे वो नेस्ले है, चाहे वो पेप्सी है, चाहे कोका कोला है। तो इन देशों में प्राइवेट कंपनी के लिए स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ पे सरकारें पूरा सपोर्ट करती है प्राइवेटाइजेशन को। वो जितना चाहे जैसे चाहे अपनी लूट खसोट मचा सकती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों का टारगेट ही होता है पैसा कमाना, बेनिफिट लेना। लेकिन जब बात आती है ऐसे देशों की जहाँ पे लोग इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, जैसे अमेरिका में है, इतने रिच नहीं है, तो वहाँ पे सरकार जो है वो प्राइवेट कंपनियों पे भी होल्ड रखती है। तो ऐसे में आप देखोगे कि प्राइवेट कंपनी ऐसे देशों से बचती है। तो ये इकोनॉमिक प्रायोरिटी भी आपके देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को डिसाइड करती है। अगर आपकी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी। अगर आपकी लोगों को सर्विस देना आपका टारगेट है, आपका पैसा कमाना टारगेट नहीं है, तो फिर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम रहेगी, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। When we look at the several other positive outcomes along with the reasonable economic growth, that democracy is always better than dictatorship. और अब बात करते हैं लास्ट में कि डिक्टेटरशिप में जो हालत होती है जनता की और डेमोक्रेसी में जो हालत होती है, उस हालत के बदले हम इकोनॉमिक ग्रोथ कम रखें तब भी ठीक है। मतलब ये है कि लोगों को एक शांतिपूर्ण जीवन जो है डेमोक्रेसी में जो मिलता है, एक अधिकार मिलते हैं, वो अधिकार, वो शांति डिक्टेटरशिप में नहीं मिलेगी। तो ऐसे में, ऐसे माहौल में इकोनॉमी को ग्रो करना कोई फायदेमंद नहीं है। अगर इंसान खुशहाल नहीं है तो उसके लिए पैसे की इम्पोर्टेंस बेकार हो जाती है। तो इस वजह से डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप से ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का जो जीवन है वो डिक्टेटरशिप के जीवन से कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो उसके मुकाबले अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम भी हो तो चलेगा, तो वो इफेक्ट नहीं डालेगा इतना। दूसरा है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। डेमोक्रेसी की एक और छोटी सी यहाँ पे कमी रह जाती है कि डेमोक्रेसी जो है वो इनइक्वालिटी को नहीं मिटा पाई, पॉवर्टी को नहीं मिटा पाई, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी की बात की जाती है, लेकिन उस इक्वालिटी का फायदा एक ऐसा सेक्शन ज़्यादा उठाता है जिसे हम कहते हैं रिचर क्लास। तो ये रिच क्लास जो है ये इतना खा के बैठ जाता है कि गरीब के लिए सिर्फ एक हिस्सा आता है। तो भारत में यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर 2% के पास 95% हिस्सा बैठा है और 50% लोगों के पास सिर्फ 5% हिस्सा है। तो ये हमें बताता है कि ये जो रिचर सेक्शन है, ये सोसाइटी का सारा जो वेल्थ है, जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, वो कुछ ही लोगों के हाथ में है। जैसे भारत में आप देख लो, मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है कि वो भारत की गरीबी दूर कर सकता है। या बहुत सारे भारत के ऐसे करोड़पति, अरबपति लोग हैं जो कई परिवारों की, कई गरीब देशों के बराबर उनकी कमाई है। अगर अफ्रीका के छोटे छोटे गरीब देशों की बात करें तो अंबानी ऐसे कई देशों को खरीद सकता है। तो भारत में ये है, अमीर के पास पैसा ही पैसा है और गरीब बेचारा मर रहा है। यहाँ पे गरीब और मिडिल क्लास के पास दिक्कतें आ रही है। तो इसको मिटाने में डेमोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। Economic inequality has been increasing all over the world. In India, the largest portion of the population is poor and the number of rich people is less. तो भारत में गरीब और अमीर के बीच जो अंतर है काफी बड़ा है।
मोरओवर देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द इनकम ऑफ रिच एंड पुअर। और इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो इनकम है रिच की और पुअर की, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। रिच, उसके पास इतना पैसा है कि उसको फर्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ को कितनी भी महंगी हो जाए, किसी भी कुछ भी पैसे के मामले में वो कर सकता है। और गरीब के लिए रोटी कमाना ही दिक्कत भरा हो जाता है। In most of the countries, democracy has failed in reducing economic inequalities। तो इस वजह से बहुत सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल नहीं रह पाई है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को हटाने में। यही वजह रही कि चाइना ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो डेमोक्रेसी से अलग था, क्योंकि चाइना जो था वो कभी ऐसा ही था जैसे भारत है, भारत से भी बुरी हालत में था, वहाँ पे काफ़ी गरीबी थी, लेकिन उन्होंने कम्युनिज्म का रास्ता अपनाया, उन्होंने अपने वन पार्टी रूल को पकड़ा, उसके साथ खड़े हुए, और उसका फायदा ये हुआ कि आज चाइना ने दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट दर्ज की है साल दर साल। पिछले कई सालों से उसने काफ़ी पैसा कमाया है और उस पैसे के कारण उसकी काफ़ी गरीबी कम हुई है, घटी है। तो डेवलप कंट्री बन चुका है चाइना। इसी तरह से सिंगापुर, साउथ कोरिया, ये ऐसे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने सिस्टम से इस इनइक्वालिटी को दूर करके अपनी पॉवर्टी को रिड्यूस किया है। तो ये डेमोक्रेसी का एक नुकसान है। इसके बाद बात करते हैं डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स आर बेस्ट गारंटीड इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक और पॉजिटिव पॉइंट कि सिटीजन्स के लिए डिग्निटी और फ्रीडम यानी उनकी रिस्पेक्ट और उनकी आज़ादी पूरी तरह से डेमोक्रेसी में गारंटी के साथ दी जाती है, और बाकी देशों में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं डिग्निटी ऑफ विमेन, औरतों की डिग्निटी के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर क्या किया गया। तो इंडिया में, भारत में विमेन्स को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है, स्पेशल इनके लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, और स्पेशल यहाँ पर विमेन्स को फेवर मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पंचायती राज इन इंडिया हैज रिजर्व 1/3 सीट इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज फॉर वुमेन। इन मार्च 2010 women reservation bill passed in Rajya Sabha ensuring 33% reservation for women in parliament and state legislative bodies। तो इसके बाद कि यहाँ पे विमेन्स की डिग्निटी कैसे होती है डेमोक्रेसी में, कि विमेन के लिए पंचायतों में, अभी ये इसमें 33 बता रहा है, विमेन के लिए 50% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। अभी जो दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीडी का चुनाव हुआ था उसमें 50% विमेन के लिए सीट थी। तो आज के टाइम पे जो हमारे काउंसिलर है उसमें विमेन ज़्यादा है मैन के मुकाबले। तो इसी तरह से राज्यसभा में बिल पास किया गया है कि जो हमारी स्टेट असेंबली होगी, जो एमएलए और एमपी के इलेक्शन होंगे, उसमें विमेन को 33% रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। सऊदी अरेबिया जैसे देश में आप इस बात की सोच भी नहीं सकते, वहाँ पे विमेन को वोट देना तक अलाउड नहीं है। भारत में विमेन पॉलिटिशियन बन सकती है। तो ये फर्क है डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का। डेमोक्रेसी हैज स्ट्रेंथन द क्लेम ऑफ डिसएडवांटेजेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट। इसके अलावा डेमोक्रेसी में उन सभी पिछड़े वर्ग को और सभी ऐसे ग्रुप्स को फायदा मिलता है जो पीछे रह गए हैं बाकी समाज से, जैसे एससी, एसटी, लोअर क्लास पीपल, आदिवासी, इनको भी डेमोक्रेसी में सपोर्ट मिलता है। इनको रिजर्वेशन देकर ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है। डेमोक्रेसी ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट इनटू अ सिटीजन। यहाँ पर लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बन पाते। सब्जेक्ट यानी किसी राजा की जो प्रजा होती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे लोग प्रजा नहीं है, वो एक नागरिक है। नागरिक किसे कहते हैं? जो अपने देश की सरकार को चुनते हैं, अपने नेताओं को, अपने रूलर को। जो उन पे रूल करेगा वो कौन होगा? जो जनता चुनकर भेजेगी। तो इसे कहते हैं सिटीजन। तो देश में डेमोक्रेसी जहाँ पर होगी वहाँ पे लोग सब्जेक्ट नहीं होंगे, वो सिटीजन कहलाएंगे। और फोर्थ, अ सिटीजन हैज द राइट एट द मीन टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे नागरिकों के पास रूलर चुनने का अधिकार है और प्लस उनके द्वारा लिए गए सारे डिसीजन को जानने का हक है, जिसका एग्जाम्पल है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। एक क्रांतिकारी कानून आप कह सकते हो। अधिकार जो भारत के लोगों को दिया गया है वो है सूचना का अधिकार।
भारत के लोग जब चाहे किसी भी सिस्टम के बारे में जानकारी ले सकते हैं, सिर्फ 10 रुपये की फीस कटती है और आप किसी भी डिसीजन, किसी भी सिस्टम के बारे में जाके अपना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कहीं पे आपको कोई भी गड़बड़ लगती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप सिर्फ आरटीआई फाइल कर दो, सारी चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो ये है डेमोक्रेसी का फ़ायदा। So this is end of your lecture. You have seen now what is the benefit of democracy and what are the lack. Okay, डेमोक्रेसी कहाँ पे कमी दिखाती है, कहाँ पर डेमोक्रेसी अच्छी है, ये आपके सामने इस चैप्टर में क्लियर हो गया है। तो क्वेश्चन इससे जरूर पुटअप होगा, तो आप इस चैप्टर को रिवाइज जरूर करें, अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लें।